रोमांटिक कहानी। पल्लवी अपने बिस्तर पर सोती हुई अचानक से हड़बड़ी में उठकर भागने लगती है और जल्दी जल्दी अपनी छत पर जाकर छत से बगल वाले छत की पर जाती है और धीरे धीरे से उनकी सीढ़ियों से नीचे की तरफ झांकने लगती है। पल्लवी सीढ़ियों से ही देखती हुई मन ही मन मुस्कुरा रही है। ना जाने वह ऐसा क्या देख रही थी कि उसके मन में फुलवारियां फट रही थी। थोड़ी देर बाद वह जल्दी से वापस सीढ़ियों पर चढ़ती हुई है और छत से छलांग लगाकर अपने घर में चली जाती है। तभी पल्लवी की माँ पल्लवी को देखकर कहती है, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। सुबह सुबह उठते ही छत पर भाग जाती है। ऐसा क्या मिलता है तुझे? छत पर जाकर हमको भी बता दे, हम भी देख लिया करेंगे। पल्लवी अपनी माँ की बातों का जवाब दिए बिना वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है और लगभग 1 घंटे बाद अपने दरवाज़ा पर खड़े होकर किसी का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही बगल वाले घर से एक नौजवान लड़का अपना बैग टांग कर ऑफिस के लिए निकलता है, तभी पल्लवी भी उसको छेड़ते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो अधिराज बाबू? अधिराज मुस्कुराते हुए कहता है, कहाँ जाऊँगा, ऑफिस जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलोगी? पल्लवी भी मुस्कुराते हुए कहती है, ज़्यादा मत बोलो, हमें सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी एक एक बात पता है हमें, हम अंतर्यामी हैं। अधिराज हैरानी के साथ पूछता है, क्या पता है ऐसा तुम्हें? ज़रा बता मुझे भी। अच्छा तुम कहो तो हम यह भी बता सकते हैं कि तुमने आज कौन से कलर का अंडरवियर पहना है। अधिराज थोड़ा सा शर्माता हुआ अपने कपड़ों की तरफ देखता हुआ कहता है, यह तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम झूठ बोल रही हो। तभी पल्लवी मुस्कुराते हुए कहती है, आज तुमने लाल रंग का अंडरवियर पहना है, क्यों? सही कहा ना? हमने पल्लवी के चुलबुले ढंग से पूछने की वजह से अधिराज बेहद शर्मा जाता है और जल्दी से अपने कपड़ों को अपने बैग से ढककर अपने ऑफिस के लिए भाग जाता है। अधिराज को इस तरीके से भागता हुआ देखकर पल्लवी हंसती हुई तालियां बजाती हुई घर में चली जाती है। तभी पल्लवी की माँ कहती है, तुम अब बड़ी होती जा रही हो, इस तरीके से उल्टी सीधी हरकतें मत किया करो। तू क्यों उस अधिराज को छेड़ती रहती है? पल्लवी माँ के पास जाकर कहती है, क्योंकि हमको बहुत मज़ा आता है, इसलिए अगले दिन फिर से सुबह होते ही पल्लवी जल्दी से भागती हुई छत पर जाती है और अपनी छत छलांग कर अधिराज के घर की छत पर चढ़ जाती है और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरकर कहीं पर झांकने लगती है और काफ़ी देर तक वहीं पर जाती हुई मुस्कुराती रहती है। लेकिन किसी को भी अभी तक यह नहीं पता कि आखिर वहाँ पर वो देखती क्या है। थोड़ी देर के बाद फिर से पल्लवी वापस अपने घर की छत पर आकर नीचे आ जाती है और एक बार फिर से अधिराज को ऑफिस जाते हुए छेड़ने लगती है। जैसे ही अधिराज अपने घर से बाहर आता है तो वह पल्लवी को देखकर अपने बैग से अपने आप को ढकने लगता है और चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी पल्लवी अधिराज को रोक लेती है और कहती है, अधिराज आज तुम बाथरूम में गिर गए थे ना? अधिराज हैरानी के साथ कहता है, तुम्हें यह सारी बातें कैसे पता चली जाती है? तुम झूठ बोल रही हो, मैं तो नहीं गिरा बाथरूम में, बिल्कुल भी नहीं। तब पल्लवी कहती है, क्यों? जब तुम बाथरूम में गिरे थे क्या बाल्टी तुम्हारे ऊपर नहीं आ गई थी? जल्दी से बताओ। अधिराज एक बार फिर से मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह समझ
ही नहीं पाता कि आखिर पल्लवी को उसके बारे में पता कैसे चलता है। अगले दिन फिर से जब पल्लवी अधिराज की छत पर सीढ़ियों से जाती है तो जो वह देखना चाहती है उसको वह कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह बहुत कोशिश करती है लेकिन वह कुछ भी देख नहीं पाती। फिर वह थक कर हार कर ज़मीन पर पैर पटकती हुई वापस अपने घर की तरफ चलने लगती है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो सामने अधिराज खड़ा होता है। अधिराज को अपने सामने इस तरीके से देखकर पल्लवी हड़बड़ी में चिल्ला पड़ती है और घबराते हुए कहती है, तुम यहाँ पर और जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अधिराज पल्लवी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो तुम्हें बहुत सीधी लड़की समझता था लेकिन तुम तो एक नंबर की बदमाश निकली। इसका मतलब है कि तुम यहीं पर खड़ी होकर रोज़ाना मुझे नहाते हुए देखती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़के को नहाते हुए देखना। अधिराज की बात सुनकर पल्लवी शर्म जाती है। अधिराज पल्लवी की कलाइयों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों करती थी? तुम्हें देखकर मज़ा आता था, तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे मुझे देखने में। लेकिन पल्लवी अचानक से अपनी शर्म छोड़कर अधिराज से आंखों में आंखें डालकर कहती है, नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें देखकर मज़ा नहीं आता। मज़ा तो मुझे जब आता है मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर नहा रही होती। और कहकर वहाँ से भागती हुई अपने घर चली जाती है। अधिराज पल्लवी की बात सुनकर बेहद शर्मा जाता है। अधिराज और पल्लवी की प्यार भरी बातें ऐसी ही चलती रहती है और उन दोनों के बीच में प्यार दिन पर दिन बढ़ता जाता है। एक दिन अधिराज के पापा अधिराज और पल्लवी को प्यार भरी बातें करते हुए सुन लेते हैं और फिर अधिराज के पापा अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं और पल्लवी और अधिराज उनको वहाँ देखकर एकदम से घबरा जाते हैं और पल्लवी शर्म के मारे अपनी नज़र नीचे कर लेती है। अधिराज के पापा उन दोनों से गुस्से में आकर कहते हैं, क्या चल रहा है यह सब और कब से चल रहा है? क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो या ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम दोनों सच में प्यार करते हो तो मुझे बताओ, और अगर नहीं तो यह सब कुछ करने से अच्छा है अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपनी भविष्य पर ध्यान दो। अधिराज के पापा गुस्से में उन दोनों को डांट लगाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अधिराज अपने पापा से कहता है, पापा जी, हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। आप बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। अधिराज के पापा उस समय तो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद अधिराज के पापा पल्लवी के मम्मी पापा से मिलकर कहते हैं कि दोनों बच्चों के बीच की दूरियां ख़त्म होती जा रही हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। हम लोग अगर उनको रोका टोकी करेंगे तो ना जाने वह कैसे कदम उठाएंगे। और आजकल के बच्चे होते भी ऐसे हैं, माँ बाप मना कर दे तो वह खुद ही जाकर शादी करते हैं। तो क्यों न हम दोनों परिवार मिलकर इन बच्चों की आपस में शादी करवा दें, क्योंकि हमारे दोनों परिवार के रिश्ते वैसे ही अच्छे हैं। अगर हम दोनों परिवार समधी बन जाएं
तो हमारे रिश्ते और भी अच्छे हो जाएंगे। पल्लवी के पापा को भी अधिराज के पापा की बात अच्छी लगी। फिर दोनों परिवार मिलजुल कर जल्द से जल्द पल्लवी और अधिराज के सगाई करवा देते हैं और कुछ ही महीनों के बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। फिर पल्लवी और अधिराज की ज़िंदगी खुशी खुशी एक साथ दिखने लगती है। दोस्तों, यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।